हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज जंक्शन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल के बारे में जाना था। आज हम अपने उसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए करंट डिवाइडर रूल के बारे में जानते हैं। ये सारे रूल्स आपके किसी भी सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आप नेटवर्क थ्योरम्स की बात करें तो वहाँ भी आपको किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए ये थ्योरम्स का, इन रूल्स का एप्लीकेशन काफ़ी काम आएगा। और ऐसे ही अगर आप किसी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे आप बीजेटी, मॉसफेट वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल, जब भी आपको किसी बीजेटी एम्पलीफायर को सॉल्व करना होगा तो वहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल ये रहने वाले हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको किसी भी सर्किट को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत का अनुभव नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं करंट डिवाइडर रूल की। अब करंट डिवाइडर रूल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं और उसकी हेल्प से हम करंट डिवाइडर रूल को जानेंगे। सपोज नाम से ही जैसे आपको ये दिख रहा है, करंट डिवाइडर मतलब करंट को आपको डिवाइड करना है। सपोज आपके पास एक करंट सोर्स गिवन है और इस करंट सोर्स का वोल्टेज आप V एज्यूम कर लीजिए। ये करंट सोर्स आपका कनेक्टेड है दो इम्पीडेंसेस के साथ। सपोज एक इम्पीडेंस आप Z1 एज्यूम कर लीजिए और सिमिलरली सेकेंड इम्पीडेंस आप Z2 एज्यूम कर लीजिए। अब आपको, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि अगर कोई भी इम्पीडेंसेस या रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस पैरेलली कहीं पर कनेक्टेड हैं तो जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें वोल्टेज सेम रहता है। अगर मैं कहूँ, देखिए ये करंट सोर्स और ये दो इम्पीडेंसेस आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं। मैंने आपको ये कहा था ना कि कोई भी कनेक्शन सीरीज उस केस में होता था जब पूरे सर्किट में उन इम्पीडेंसेस के अक्रॉस सेम करंट फ्लो होता था। अगर आप ध्यान से देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये करंट आई है आपका, तो ये करंट आई आपका इस पाथ में भी फ्लो करेगा। अब आप जैसे इस नोड पे पहुंचेंगे तो क्या ये करंट आई भी यहाँ जाएगा और आई यहाँ भी जाएगा? ऐसा नहीं होगा। ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा क्योंकि दो रास्ते हैं आपके पास। तो सपोज इस इम्पीडेंस Z1 में करंट I1 फ्लो कर रहा है और सिमिलरली इस इम्पीडेंस Z2 में करंट I2 फ्लो कर रहा है। तो आपने देखा कि इन दोनों इम्पीडेंसेस में सेम करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो मतलब ये सीरीज कनेक्शन तो नहीं है। पैरेलल कनेक्शन में चेक करने के लिए आप ये देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस नोड को देखिए और इस नोड को देखिए। ये जो इम्पीडेंस Z1 है इस नोड के अक्रॉस, अगर मैं सपोज करूँ इसको A नेम दे देता हूँ और इसको B नेम दे देता हूँ, तो नोड ए बी के अक्रॉस आपका इंपीडेंस Z1 कनेक्टेड है। और सिमिलरली अगर आप इस Z2 को देखें तो ये Z2 भी देखिए कहाँ से जुड़ा हुआ है, A से इस साइड से और B से इस साइड से। मतलब ये भी जो इंपीडेंस Z2 है वो भी A और B के अक्रॉस ही कनेक्टेड है। तो मीन्स ये दोनों Z1 और Z2 जो इंपीडेंसेस हैं वो आपके कैसे कनेक्शन है? पैरेलल कनेक्शन है। और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है। अब देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि इस करंट सोर्स का वोल्टेज V है और ये करंट सोर्स भी तो इनके पैरेलली कनेक्टेड है ना। ये देखिए, ये करंट सोर्स भी A और B से ही कनेक्टेड है। मतलब ये तीनों ही चीजें, ये करंट सोर्स, ये इंपीडेंस Z1 और ये दूसरा इंपीडेंस Z2, ये सभी आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। तो मैं इनके वोल्टेज को भी V से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्योंकि ये सब पैरेलल में है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें ये बताना है कि ये जो सप्लाई करंट थी आपकी, ये कितना कितना इन Z1 और Z2 में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। तो यही आपका करंट डिवाइडर रूल है। आपको करंट को डिवाइड करना है कि किसी भी पैरेलल कनेक्शन में करंट आपका कैसे डिवाइड हो रही है। देखिए, ये फॉर्मूला या ये रूल आपका सीरीज कनेक्शन के लिए क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा? क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। अब करंट सेम रहता है तो करंट डिवाइड क्यों होगा? करंट तो डिवाइड तभी होगा जब वो पैरेलली कनेक्टेड होंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम करंट डिवाइडर रूल को जानेंगे। अब देखिए, करंट डिवाइडर रूल को समझने के लिए सबसे पहले मैं इसको एक जनरल वे से सिंप्लीफाई करता हूँ कि मुझे करंट I1 और करंट I2 का वैल्यू कैसे मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या आप इस नोड पर, एट नोड ए, अगर इस नोड ए पर आप KCL अप्लाई करते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता था? आपको क्या देखना होता है, किसी भी एक नोड पर जितना करंट एंटर कर रहा है और जितना करंट उस नोड को लीव कर रहा है उसका जो सम होता था वो आपका जीरो होता था, एल्जेब्रिक सम। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो करंट एंटर कर रहा है वो इक्वल्स टू हो जाता था जो करंट आपका लीव कर रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इस नोड पर इनकमिंग करंट है I और आउटगोइंग करंट है I1 और I2। तो इनकमिंग करंट को अगर मैं I से लिख दूं तो आने वाली धारा
मीन्स इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो इस नोड से कौन कौन सी करंट लीव कर रही है, देखो I1 भी जा रही है और I2 भी लीव कर रही है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि करंट I को ही आपने दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ये तो हो गया एट नोड ए किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक, अब आप देखिए, आप इस ए बी के अक्रॉस, मतलब इस इंपीडेंस Z1 में अगर आप देखेंगे, आप ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखिए आपको V का वैल्यू क्या मिल जाएगा इस इंपीडेंस के लिए, I1 Z1 ये मिल जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली इस वाले इंपीडेंस Z2 के लिए क्या मिल जाएगा, V इक्वल्स टू I2 Z2, हमें ये मिल जाएगा। ठीक, ये हम कर सकते हैं। बताइए फ्रेंड्स, कर सकते नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ओम्स लॉ ही आपने अप्लाई किया है। अब यहां से अगर मैं I1 का वैल्यू निकालूं तो देखिए I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V अपॉन Z1, और ऐसे ही अगर आप यहां से I2 का वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, V अपॉन Z2। तो अब इस I1 और I2 के वैल्यू को मैं अगर ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं तो देखिए I का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, देखिए V बाई Z1 प्लस V बाई Z2, ये हो जाएगा। तो I इक्वल्स टू V कॉमन लीजिए तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर Z1 Z2, तो ये क्या हो जाएगा Z2 प्लस Z1, तो ये हो जाएगा आपका करंट। ठीक, तो अगर आप वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, I इंटू Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, ये आप लिख सकते हैं। ठीक, अब आप क्या कीजिए हमें तो I1 और I2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इस I1 को जो हमने लिखा था कि I1 इक्वल्स टू V बाई Z1 है, तो यहाँ से आप V का वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो 1 बाई Z1 को आप ऐसे रहने दीजिए, इनटू V का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू I, ये हो जाएगा, और Z1 से आपका Z1 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए I का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू I, ये हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये दो इम्पीडेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं और आपको किसी एक इम्पीडेंस के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, सप्लाई करंट इनटू सेकंड इम्पीडेंस Z2 इंटू आई डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2। ऐसे ही सपोज अगर आपको I2 कैलकुलेट करना होता है तो आप डायरेक्टली करेंगे, आप ये पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे। तो I2 निकालना है, मतलब I2 निकालना है इस Z2 इम्पीडेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो आपको कौन सा इम्पीडेंस लेना है, दूसरा वाला जो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो Z1 इंटू सप्लाई करंट तो I है जो डिवाइड होने वाली है अपॉन Z1 प्लस Z2, क्योंकि टोटल जो इम्पीडेंसेज है यहाँ पर दो Z1 और Z2 है। ये तो सिंपल रहता है आपका। अब अगर आप कहें कि मैं कहूँ कि यहाँ पर अगर आपके पास तीन इम्पीडेंसेस कनेक्टेड होते Z1 Z2 और Z3, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और बना देता हूँ सिंप्लीफाई करके। ये I था आपका, और आपसे ये कहा गया सपोज तीन रेजिस्टेंसेस हैं, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। तीन रेजिस्टेंसेज हैं, एक R1, एक R2 और एक R3, और आपसे पूछा जा रहा है सपोज आपको ये रेजिस्टेंस R2 में फ्लो होने वाले करंट I2 को फाइंड आउट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जब भी हमें एक जनरल इक्वेशन लिखनी है तो जनरल इक्वेशन देखिए दो रेजिस्टेंस के केसेस में तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, बट मल्टीपल रेजिस्टेंसेज या मल्टीपल इम्पीडेंसेज अगर आपको दिए हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अगर आपको I2 का वैल्यू निकालना है तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, करंट सप्लाई करंट इनटू रेसिप्रोकल ऑफ दिस रेजिस्टेंस 1 बाई R1, मतलब मैंने इस 1 बाई R2 मैंने ऐसा लिखा है। ध्यान से देखिएगा, मैंने इस रेजिस्टेंस को 1 बाई R2 के फॉर्म में लिखा हुआ है। और R1 R2 और R3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन जब आप निकालते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कैसे लिखते थे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये आप इस फॉर्म में लिखते थे। ये आप ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को, ऊपर वाली जो हमने डायग्राम बनाया था उसे भी इस फॉर्म में लिखता हूँ और आंसर आपका फिर भी मैं यही निकाल के आपको दिखाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, अगर दो ही रेजिस्टेंसेज होते तो मैं उसे कैसे लिखता। सपोज आपको करंट I1 निकालना था, यहाँ पर पहले वाले जो रेजिस्टेंस है, अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लूँ R1 और R2, तो मैंने जैसे कहा, ध्यान से देखिएगा, I सप्लाई करंट आई थी इंटू इसका इनवर्स
मतलब 1/R1 डिवाइड बाई इन्वर्टेड फॉर्म में ऐड कर देना है आपको 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा R2/R1 प्लस R2। मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर आप इसे सॉल्व कीजिए, देखिए I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I/R1, नीचे एलसीएम ले लीजिए, R1 R2 आ जाएगा और यहाँ पर समेशन हो जाएगा R2 प्लस R1। अब देखिए R1 से R1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपको I1 का वैल्यू क्या मिल गया है, R2 इंटू I/R1। आपको क्या मिल गया, देखिए R2 इंटू I/R1 प्लस R2, ये मिल गया। तो आपको करंट डिवाइडर रूल में सिंपली ये देखना है, अगर आपके पास कोई भी रेजिस्टेंसेज में करंट डिवाइड हो रही है, मल्टीपल रेजिस्टेंसेज आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो आपको जैसे से इस I2 का वैल्यू कैलकुलेट करना था, तो आपको कैसे यूज करना है, I2 इक्वल्स टू सप्लाई करंट I इनटू रेसिप्रोकल ऑफ दिस रेजिस्टेंस, तो 1/R2 के फॉर्म में आप इसको लिखोगे और डिवाइड बाई 1/R इक्विवेलेंट जैसे आप निकालते थे, तो वो कैसे निकालते थे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके। ऐसे ही अगर 4, 5, 6 कितने भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हो, तो जनरल फॉर्मूला आपका यही रहेगा कि करंट इनटू जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको करंट डिवाइड जो हो रही है उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो 1/, के फॉर्म में आप उसको लिखोगे और डिवाइड बाई टोटल जो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू सो वन। ऐसे ही अगर सपोज कीजिए आपको इस I1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है और ऐसे ही इस I3 का वैल्यू भी कैलकुलेट करना है, तो फ्रेंड्स बताइए कि हम कैसे लिखेंगे इसको। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे हमने कहा सप्लाई करंट इनटू जिस भी रेजिस्टेंस में ये करंट फ्लो कर रहा है, R1 रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 1/R1 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे लिखूंगा। ऐसे ही अगर आपको I3 का वैल्यू निकालना है, तो I3 कैसे मिलेगा आपको, I3 इक्वल्स टू सप्लाई करंट इनटू जिस रेजिस्टेंस में ये करंट फ्लो कर रहा है, R3 में फ्लो कर रहा है, तो आप कैसे लिखिए इसको, 1/R3 डिवाइड बाई सबका रेसिप्रोकल करके सम 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस टाइप से आप करंट को डिवाइड कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर आपका एप्लीकेबल होगा इम्पीडेंस के केसेस में भी और कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के केसेस में भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आपको ये करंट डिवाइडर रूल समझ में आ गया होगा। तो हमने अब तक करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल दोनों रूल्स को जान लिया है, और अब आगे जो क्वेश्चंस होंगे किसी भी नेटवर्क में, हम इन वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल, मैश एनालिसिस, नोड एनालिसिस, KCL, KVL, इन सब का इजीली और एफिशिएंटली यूज करके देखेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।